के संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसके सिंह सर के आदेशानुसार ये लेक्चर सीरीज तैयार किया जा रहा है। इस लेक्चर सीरीज की रूपरेखा एवं संरचना के निर्माता आदरणीय प्रति कुलपति महोदया हैं, जो हमारे बीच अभी उपस्थित हैं, और मेरे लिए इस कार्यक्रम के निर्देशक और मोटिवेटर आज के रिसोर्स पर्सन भी हैं प्रोफेसर JRP सिंह सर। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अब मैं AECC लेक्चर सीरीज के विषय में आप सभी छात्र छात्राओं को संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगी। इस लेक्चर सीरीज में कुल 13 लेक्चर दिए जाएंगे, जो विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक गणों द्वारा लिए जाएंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर JRP सिंह सर, जो कि एक्स डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस रह चुके हैं, और सर एक्स HOD भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट सोशल साइंस के, और इसीलिए सर हमारे लिए बहुत खास हैं। आगे लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर हों उनकी रिसोर्स पर्सन है हमारी सौभाग्य से हमारी प्रति कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, जिनकी एकेडमिक कार्यों में अभी तक रुचि है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वो एकेडमिक कार्यों में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर हमें खुद भी करती हैं, इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और हमें भी इसके लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। और कहीं ना कहीं हम इनको देख के बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, जिससे अभी भी पठन और पाठन कार्य में लगी हुई है। इसके बाद रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी प्रोफेसर के साहू सर, हिंदी के प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में प्रोफेसर डॉक्टर मनुराज शर्मा सर, डॉक्टर अनुरंजन सर प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, डॉक्टर पालू बैनर्जी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट की। इन लोगों के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी सभी। सब थोड़ा सा मैं, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ कॉमर्स के, तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि AECC 1 है क्या। तो AECC 1 एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज हैं, जो कि आपको कोर कोर्सेज के अलावा पढ़ाए जाएंगे और आपको एग्जाम भी होगा इसमें। बाकी सारे सब्जेक्ट आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में पढ़ते होंगे। इसके लिए कुछ कमियां हैं डिपार्टमेंट्स में, तो वो सेंट्रलाइज्ड क्लास के थ्रू आपको पूरा कर दिया जाएगा और निश्चित ही आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। इस पेपर का नाम जो आपको पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज, जिसके अंदर बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक्स हैं जो आप निश्चित ही आगे पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। साथ ही अभी बहुत ही अकार्ड के साथ आपको सूचित कर रही हूँ कि जो आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है प्रोफेसर JRP सिंह सर, उनके पुस्तक आज विमोचन भी है। समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हम सारी फॉर्मेलिटीज भी साथ में पूरी कर लेंगे। मैं जो कि पुस्तक का विमोचन माननीय प्रति कुलपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। मैं चाहती हूँ, आग्रह कर रही हूँ मैडम से, सर से, कि पुस्तक विमोचन की प्रक्रिया शुरू करें। तब तक मैं सर के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। सर ने अपना पूरा जीवन एकेडमिक कार्यों में लगा दिया और रिटायरमेंट के बाद भी सर 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं, और उसके बाद भी अभी तक आप देख सकेंगे इसी AECC 1 में आपकी 3 क्लासेस सर लेंगे। तो आप निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे और जिस तरह से सर पॉपुलर हैं पूरे स्टूडेंट्स में, आप नए हैं तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि सर के क्लासेस का क्या क्रेज होता है स्टूडेंट्स के बीच में। सर की ये 26वीं पुस्तक है। इसके अलावा सर ने और 2 पुस्तक पे सर काम कर रहे हैं जो जल्दी ही पब्लिश होने वाली है, और शायद आपको भी उसके विमोचन में भागीदारी उनका साक्षी होने का मौका मिलेगा।
सर के इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स पब्लिश्ड हैं और एकेडमिक कार्यों में इनकी क्या योग्यता है और कितनी उपलब्धि है ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ज़्यादा वक्त लग जाएगा 1 घंटे की क्लास में और थोड़े समय में इसको बता पाना। जी, अब मैडम से मैं आग्रह करती हूँ कि विमोचन की प्रक्रिया शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अब आग्रह करती हूँ प्रोफेसर जीआरपी सिंह सर से कि अपने इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय हमें दें। आज के इस शैक्षणिक समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं अध्यक्षता के रूप में विराजमान सामाजिक भौतिकी विज्ञानी परम आदरणीय प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहिबा, आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक समाजशास्त्र के शिक्षक सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी, शास्त्र विभाग के दूसरे डॉक्टर सारिका पांडे जी, रसायन शास्त्र विभाग के शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, मैं अपने को अपार हर्ष महसूस कर रहा हूं जब परसों ही यह किताब इससे हमें मिला और रात में प्रति कुलपति महोदया से परमिशन लिया कि मैम कल क्लास लेने के लिए हमें जाना है, उद्घाटन करेंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक का लोकार्पण आपके हाथ से हो जाए और ये कितना सहज सरल रूप में अपनी विद्वता का प्रतिनिधित्व करके ये हमारे लिए खुशी की बात है। बच्चों, दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम 21-24 बैच से लागू हो गया। वहां की व्यवस्था के द्वारा हमें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमसे वहां की व्यवस्था ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी और पहला सेमेस्टर का पुस्तक माननीय प्रति कुलपति के द्वारा ही, जिस रोज मैं सेवानिवृत्त हो रहा था 31 जनवरी को, इन्हीं के द्वारा हुआ और आज की जो पुस्तक है वह द्वितीय सेमेस्टर का है। उनका भी लोकार्पण मैम ने ही की और तीसरा प्रेस में है तीसरे सेमेस्टर का और चौथे सेमेस्टर का राइटिंग चल रहा है। मुझे इसलिए विशेष खुशी हो रही है कि मैं आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को अवगत करा दूं
जिस तरह के कार्यक्रम या ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रारंभ किया गया है, AECC 1 में कुछ विभाग को छोड़कर कहीं यह पेपर पढ़ाया नहीं जाता। जब पिछले साल कोरोना का कहर विश्वविद्यालय पर आया तो माननीय कुलपति महोदय आपके प्रति कितना दर्द है वो, उन्होंने मीटिंग की। उस समय में मैं डीन हुआ करता था, इनके साथ मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इतना बड़े विद्वान कुलपति के साथ काम करने का मौका मिला। इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने कहा कि क्या हम लोग बच्चों को इस तरह इस पेपर को नहीं पढ़ा सकते हैं? हमें क्यों नहीं होगा, एकदम हो सकता है। और मैम ने स्वयं कौन सा टॉपिक कौन पढ़ाएंगे, स्वयं इसकी तैयारी की और एकाएक हमारे पास लेटर आया। उसमें देखता हूं कि कोऑर्डिनेटर हमें बनाया गया। मैंने उसको सहर्ष लिया और विद्यार्थियों का सिलेबस पूर्णतः समाप्त किया गया। उसी प्रेरणा से मैम ने स्वयं उसकी रचना की, ACC 2 का। फिर इनकी रुचि इतनी उसमें सफलता मिलता गया बच्चों के द्वारा, बच्चे लाभान्वित हुए, तब वो ग्रेजुएशन स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाए। आपको जानकर खुशी होगा, पिछले सत्र के बच्चे जो अभी 3rd सेमेस्टर में हैं, उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने ऑनलाइन कहा कि ये प्रोफेसर डॉली सिन्हा नहीं है, ये तो हम लोग के लिए मदर डॉली सिन्हा है, और बच्चों ने इनका नाम मदर डॉली सिन्हा रखा। इसलिए बिग हैंड और मदर डॉली। तो ये इतना सोचती है आप लोगों के लिए, मैं इसका बखान नहीं कर सकता, समय बर्बाद करना नहीं चाहता। जब भी यह कोई मीटिंग में होते थे, बच्चे को कैसे हम इससे जोड़ें, बच्चे क्यों कम आ रहे हैं, बच्चों में क्यों प्रेरणा नहीं आ रही है, इतना वही रहती है बच्चों के लिए, हम कह नहीं सकते हैं। और हमेशा हम लोगों को किसी न किसी रूप में दोषी ठहराती रहती है, क्या तो बच्चे को आप जोड़ नहीं पाते। तो इतने शुभचिंतक आपके सामने में है, आज ये उद्घाटन कर रही है, मैं अपने को हर्ष अनुभव कर रहा हूं। और मैडम को इसलिए मैं स्वस्थ, सबल और प्रसन्न रहने की ईश्वर से कामना करता हूं, ताकि यह जनरेशन इनसे लाभान्वित ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। जितना आपने दिया है इस यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को और हम सभी लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं इस लेक्चर सीरीज के इनॉग्रल सेशन की उद्घाटन करता और अध्यक्ष मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सुभाषित वचनों से इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र जी मैम। नमस्कार and very good morning to all here. हमारे साथ जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं, फिजिकली जो जुड़े हैं और जो ऑनलाइन मोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मैं एक बार फिर वेरी गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ और आप सबों को शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आपके लिए ये जो क्लासेस का आयोजन हुआ है इसका आप भरपूर लाभ लें। हमारे बीच में आज का जो इनॉग्रल क्लास है, आपने सुना है, इस क्लास को प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह, जो हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ही शिक्षक रह चुके हैं, पूर्व में ये संकाय अध्यक्ष, समाज विज्ञान के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं, सोशल साइंस फैकल्टी के डीन भी रहे हैं और उसके साथ साथ महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर के निर्देशक पर भी कार्य किए हुए हैं। तो अभी आपने उनको सुना, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर मिस लक्ष्मी कुमारी
और हमारे बीच में केमिस्ट्री विभाग के सभी टीचर्स आए हुए हैं। डॉक्टर सीमांत श्रीवास्तव है, डॉक्टर डॉक्टर अभिषेक हैं और डॉक्टर संजय चौधरी जी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्य जो है ये केमिस्ट्री विभाग का नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया, अपना क्लासरूम दे दिया और अभी उनका दूसरा कार्य भी होगा, लेकिन वो सारे विभाग के जितने शिक्षक हैं वो यहाँ उपस्थित है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई करती हूँ और आपको एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड आल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल एज माय ओन। तो ये जो कार्यक्रम है आप मैं सबसे पहले अच्छा हमारे साथ समाज विज्ञान की ये टीचर डॉक्टर सारिका पांडे जी भी हैं, ये AECC 2 की कोऑर्डिनेटर हैं। लक्ष्मी जी जो है ये AECC 1 की कोऑर्डिनेटर है। तो चूंकि हमारे बीच फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए AECC 1 जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। मैं चूंकि आप पहले नए स्टूडेंट्स हैं तो सभी स्टूडेंट्स को मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत भी करती हूँ। सबसे पहले आज पहला दिन है जो हम आपके सामने हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे इंटरेक्शन हो रही है, तो ये बहुत सुखद अनुभव होता है जब हम लोग क्लास में जाते हैं और क्लास पूरा छात्रों से भरा हो। मैं समझती हूँ जो मेरी भावनाएं हैं कि किसी टीचर को मैं अपनी बात कह रही हूँ कि मुझे कोई अपशब्द भी कह दे, कोई 2 थप्पड़ भी लगा दे तो मुझे मैं उतना अपमानित नहीं महसूस करूंगी जितना कि जब मैं क्लास में जाऊं और मुझे क्लास में डेस्क पे खाली मिले। तो मेरे लिए क्लास भरा होना सबसे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड है। तो आप स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि किसी भी टीचर के लिए कितनी खुशी होती है जब आप क्लास में आते हैं और क्लास में आते हैं तो आप खुद लाभान्वित होते हैं। पता नहीं क्यों आजकल जो है थोड़ी सी सिस्टम बदल गई है, लोग कोचिंग सेंटर्स में ज्यादा भीड़ लगाते हैं और क्लास को कम करते हैं, तो ये उचित नहीं है। आज जो भी विद्यार्थी आए हैं सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग क्लासेस रेगुलरली कीजिए। आपको चूंकि आप जिस मोड से पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या बैचलर डिग्री किए हैं, वो एनुअल मोड में था। आपको सेमेस्टर सिस्टम या और स्पेसिफिकली कहूँ तो CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का आपको अनुभव नहीं है। ग्रेजुएशन में आप एनुअल मोड से पास आउट किए हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी CBCS सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो यहाँ पे क्रेडिट होता है। आप अपने जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, उसके आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि उसमें आपका 20 पेपर है। ऑल टुगेदर जो है 4 सेमेस्टर है आपका, एक सेमेस्टर अभी जो है 6 माह की है और 20 पेपर्स हैं। यहाँ हम CBCS सिस्टम में आपका जो प्रोग्राम, हम प्रोग्राम बोलते हैं, पहले आप बोलते थे कोर्स, किस कोर्स के स्टूडेंट को, तो BA सोशियोलॉजी ऑनर्स के या BSc केमिस्ट्री ऑनर्स के। अब जो है आप बोलेंगे प्रोग्राम। आपसे कोई भी पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आपके प्रोग्राम का नाम है MSc इन केमिस्ट्री या MA इन सोशियोलॉजी या MCOM व्हाटएवर इट इज। तो आप प्रोग्राम यहाँ बोलते हैं और ईच पेपर को कोर्स बोलते हैं। तो इसका कारण ये है कि हर पेपर का जो है अपना इम्पोर्टेंस है। पहले जब आप एनुअल मोड में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरा मिला के आपका जो BA का वैल्यू है या BSc का वैल्यू है या BCom का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ईच पेपर इज इम्पोर्टेंट। आप जो 20 पेपर पढ़ते हैं वो सारे पेपर का जो है वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि उसमें 16 पेपर जो है वो आपके विषय से रिलेटेड है, जो आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट है। आप केमिस्ट्री के हैं, अगर MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं तो 16 पेपर केमिस्ट्री से रिलेटेड है और 4 पेपर जो है वो आपका
वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, जिसमें पहला है AECC 1 एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। और इस एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स 1 जो है, इसमें दो मुख्य विषय है। एक आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और दूसरा जो है वो स्वच्छता है। तो ये दोनों आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका SEC आएगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स आप पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाके आप AECC 2 पढ़ेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में फिर आप अपने चॉइस से कोई कोर्स ले सकते हैं। SEC में भी आपको चॉइस है, स्किल एनहांसमेंट जो कोर्स है उसमें बास्केट, आप अगर अपने सिलेबस को ध्यान से देखे होंगे तो देखिएगा कि उसमें बास्केट ऑफ कोर्सेज है, उसमें से जो आपको पसंद है, जो चीज आप सीखना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी आप अपने डिसिप्लिन से, उसको DSE बोलते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव या GE जेनरिक इलेक्टिव आप चूज कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो आप प्रोग्राम पढ़ रहे हैं इसका नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी बिहार में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पूर्णतः लागू नहीं है। हम लोग इसको अडॉप्ट तो किए हैं, लेकिन इसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस है। इसमें अगर ओवरऑल सारे यूनिवर्सिटीज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अडॉप्ट कर ले तो आप अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 10 कोर्स मिथिला यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो आप जो रेस्ट 10 कोर्स है भारत के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, वहां आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो हमारा अभी नई शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया है, उसमें ये प्रावधान है कि पूरे भारत में सभी विश्वविद्यालय जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करेगा और जहां क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ये आपको 2018 में बिहार के विश्वविद्यालय में ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अडॉप्ट किया, लेकिन हम लोग फुल्ली तो नहीं, लेकिन पार्शियली आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तन किए हैं। और इस परिवर्तन को में जो सहयोग कर रहे हैं हमारे शिक्षकगण काफी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आशा करूंगी कि AECC 1 के जो क्लासेस हो रहे हैं, आपने अभी सुना है कि गोपी रमन बाबू हमें बहुत श्रेय दे रहे थे, लेकिन ये उनका बड़प्पन है। ये श्रेय जो लास्ट ईयर हम लोग क्लासेस करवा पाए थे AECC 1, AECC 2 और अंडर ग्रेजुएट लेवल में GES जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, इसका सारा श्रेय उनको खुद जाता है, क्योंकि वो अगर वो उस समय डीन थे सोशल साइंस के, तो वो अगर नहीं सहयोग करते तो ये संभव नहीं होता। और आज आप देख रहे हैं कि वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ही उत्साह से क्लास एक बार बोलने से तुरंत जो है उन्होंने सहमति दी कि मैं भी क्लास लूंगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर कोई और टीचर मिल लेंगे तो पूरा सिलेबस मैं अकेले पढ़ा दूंगा। तो ये सारा श्रेय गोपी बाबू को जाता है। और आप बहुत अच्छा टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत क्लियरली पढ़ाते हैं। और आपका जो 2 कंपोनेंट है इसमें, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आप सभी ग्रेजुएशन में भी एनवायरमेंट के बारे में पढ़े हैं, और आज के दिन में एनवायरमेंटल का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, पर्यावरण को सही रखना हम सभी समझते हैं। तो आपका कोर्स जो है ये बहुत ही यूजफुल कोर्स है, ये आपको वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नहीं अपनाई है। तो आगे चल के आप जब जॉब मार्केट में या एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी जाएंगे तो आपके लिए ये एक वैल्यू ऐड करेगा कि आपने कोर्स किया एनवायरनमेंट पे, आपने कोर्स किया स्वच्छता पे। तो स्वच्छता और एनवायरनमेंट से जुड़े आपको असाइनमेंट्स भी है इसमें। जब आप जानते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। CIA है 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का जो है
वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। तो CIA जो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, इसलिए आपको अपना पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जो है एग्जाम का जब 15 दिन बाकी रहता है तब सीरियस हो जाता है, तो यहाँ ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। आप CBCS सिस्टम में हैं तो आपको कंटिन्यूअसली सीरियस रहना पड़ेगा। यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी 3 महीने में आपको पढ़ाई पूरी करनी है। साथ में कई असाइनमेंट मिलेंगे, क्विज होगा, इंटरनल टेस्ट होगा, तो हम समझते हैं कि इससे आपको जरूर फायदा होगी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करेगी और आपको एम्प्लॉयबिलिटी में भी मदद मिलेगा आगे चल के। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोर्स जो है AECC 1, AECC 2 या SEC, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, एक बेहतर नागरिक बनाएगा देश के लिए, समाज के लिए। तो आप सबको मैं एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप क्लासेस जो है सीरियसली करें और इसका लाभ लें। और गोपी रमन बाबू को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी किताबें आती रहती है और इनकी किताब की जो खूबी है, इसमें बहुत सारे इसमें मूल्यवान ज्ञान इसमें है समाया हुआ, लेकिन किताब देखने में पतली लगती है, तो आपको किताब उठाने में या पढ़ने में ऐसा नहीं लगता है बहुत मोटी किताब है, इसको बाद में पढ़ेंगे। कई बार हम लोग कहते हैं ऐसा कि कोई मोटी किताब होती है तो उसको देख रुक के आगे पीछे पढ़ के रख देते हैं कि बहुत मोटी है, इसको बाद में पढ़ेंगे। इनकी खूबी है कि ये सारी बातें बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप में पतले से कवर में लिख पाते हैं। सबकी ये खूबी नहीं होती है, तो इनकी ये विशेष खूबी है। और AECC 1 और AECC 2 के ऊपर भी उनका पुस्तक है। हम समझते हैं कि उनके अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो सब्जेक्ट समझने में या उसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा से ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सारे एकेडमिक कार्यों की मार्गदर्शक। ये वर्ड थोड़ा छोटा है, आप हर एक एकेडमिक वर्ग की स्ट्रक्चर और प्लानिंग आप ही करती हैं, बखूबी इसका संचालन हो इसको भी ध्यान में रखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कम शब्दों में AECC 1, 2 और बाकी सब चीजों की रूपरेखा स्टूडेंट के सामने रख दी। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी, तो जरूर ही आप पूरी तरह से जान पाए हैं और लाभान्वित होंगे और आगे भी आप क्लासेस का लाभ उठाएं। समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए हम चाहेंगे कि ये इनॉग्रल सेशन जल्दी से जल्दी समाप्त हो ताकि हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैं इनॉग्रल सेशन के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सारिका पांडे मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की, आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सारिका पांडे मैम। धन्यवाद लक्ष्मी मैम, मुझे इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सर्वप्रथम इस केंद्रीकृत कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद की अगली कड़ी में इस कार्यक्रम की सूत्रधार माननीय प्रति कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम के प्रति भी अपने आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम ने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम के जितने भी संयोजक रहे उनका मार्गदर्शन किया, किस विषय के लिए कौन से रिसोर्स पर्सन अवेलेबल रहेंगे और उनसे किस तरीके से कांटेक्ट हो पाएगा, इसका पूरा निर्देशन दिया। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आज के व्याख्याता एवं हम सभी छात्र छात्राओं एवं सहायक प्राध्यापकों या जितने भी युवा सहायक प्राध्यापक हैं उन सबके प्रिय एवं प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर GRP सिंह सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर अपना बहुमूल्य समय हमें दिए और जब सर हमारे साथ में थे तब तो वो पढ़ने पढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देते ही थे, छात्रों के प्रति हमेशा कंसर्न रहते थे कि उनको किस तरीके से ज्यादा ज्यादा ज्ञान दिया जा सके।
रिटायरमेंट के बाद भी सर हमारा सहयोग दे रहे हैं, हमारा निर्देशन दे रहे हैं हमें, तो इसके लिए सर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं यहाँ के सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर सीमान श्रीवास्तव सर एवं अभिषेक सर का, कि विभागाध्यक्ष महोदय तो कल से हमसे कांटेक्ट में है और इस विभाग ने न सिर्फ अपना स्थान दिया इस वर्गों के संचालन के लिए, बल्कि व्यवस्था में भी पूर्ण सहयोग दिया। तो सर विभागाध्यक्ष के साथ ही सहायक प्राध्यापक एवं समस्त कर्मचारीगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आगे मैं धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के कुशल सफलता हेतु इस कार्यक्रम की संयोजक मिस लक्ष्मी कुमारी को, और धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं इस कार्यक्रम में तकनीकी रूप से सहायक के रूप में उपस्थित यहाँ सुरेंद्र प्रसाद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने, और ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में है, यहाँ ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट उपस्थित हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका सहयोग रहा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जो यहाँ उपस्थित हुए। सभी विभागों में लगभग 10:30 से कक्षाएं या वर्गों का संचालन होता है, आज वो 1 घंटे पहले आए, कुछ विद्यार्थी तो समय से और पहले आ गए, तो आप सभी का भी आपके इतने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी से हमें और मोटिवेशन मिलता है, और काफी संख्या में यहाँ कक्षाओं में भी छात्र छात्राएं उपस्थित है, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑनलाइन माध्यम से भी विद्यार्थी जुड़े हैं, आपको भी धन्यवाद और खूब ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी है और समय बहुत अधिक हो गया है। क्लास, आज पहला क्लास आप लोगों का स्टार्ट होना था 9:30 बजे, जो कि इनॉग्रेशन सेशन के कारण एक्सटेंड हो गया है। अब समय ना गंवाते हुए मैं आज के हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर जीआरपी सिंह सर को ये क्लास हैंड ओवर करती हूँ, ताकि सर अपनी क्लास शुरू कर सकें। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट को ये सूचित किया जाता है कि आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं हुई है, इनॉग्रेशन सेशन के कारण एक्सटेंड हो गई है, तो अभी जो भी टाइम है उससे 1 घंटे तक सर अपना पहला क्लास, जो भी टॉपिक है आपके शेड्यूल में, उसको पढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से पढ़िए और इस क्लास से लाभान्वित हुई। जी मैम, जी। प्यारे बच्चों, मैम ने अपने व्याख्यान में एक पंक्ति बहुत सुंदर कोट की कि जब हमारे वर्ग में बच्चे कम होते हैं तो मैं दुखी होता हूँ। उसी पर एक पंक्ति मुझे स्वरचित, कभी कभी रचना किताब तो लिखता ही हूँ, एक डालता हूँ, तो आपके लिए ये रचना है, तो आप ध्यान देंगे। आप हैं तो पहचान है मेरी, आप हैं तो पहचान है मेरी, आईना आप हैं, चेहरा मैं बन जाता हूं। कहने का मतलब साफ क्लियर है, साफ वाक्य है कि शिक्षक की पहचान विद्यार्थी से, और विद्यार्थी न हो तो शिक्षक दिख जीरो, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी के लिए होता है। मैं अपने जो टॉपिक दिया गया है मैं इस पर आना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा दूं, जब यह
सीबीएसई लागू हुआ था उस समय में कुलपति यहाँ के थे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह साहब, एसके सिंह साहब। उन्हीं के समय में मेरी एक किताब का लोकार्पण हुआ था, स्वच्छता का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी में सैनिटेशन, स्वच्छता का सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, और उसका उद्घाटन किए हुए थे समाजशास्त्री, समाज सुधारक, इसका नाम आप जानते होंगे, डॉक्टर बिंदेश्वर जूली हॉल। और एसके सिंह साहब वाली किताब को देखे तो उन्होंने नेक्स्ट डे हमें अपने विभाग में आदेश भेजा कि मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रमन जी, बड़ा नाम है गोपी रमन जी, स्वच्छता का समाज शास्त्र में जो नया सीबीएसई सिलेबस आया है, आपका 40% कवर करता है, बच्चे ले रहे हैं। केवल 60% आप मेहनत कर दीजिए तो उस सिलेबस पर पूरे बिहार के बच्चों को एक जगह किताब मिल जाएगी। उन्हीं के प्रेरणा से ये किताब उसी साल मैंने तैयार की, पर्यावरण एवं स्वच्छता। और यह आपका जो सिलेबस है उसको 100% कवर करता है। बिहार का एकमात्र ये किताब है, काफी पॉपुलर हुआ है। और इस किताब को लिखने में मैं अपनी अनुभूति बतलाऊं कि साइंस के जो बच्चे होंगे, मैं तो सोशल साइंस फैकल्टी का व्यक्ति था, इसमें साइंस के भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे, एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब जो टॉपिक था हमारे लिए जानते तो थे, लेकिन हमको तो आपके लिए लिखना था। अब इसको कैसे लिखा जाए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें कैसे को लिया जाए। उसी दरमियान में मुझे 1 महीना के लिए लंदन जाना पड़ा। हमारी छोटी बिटिया वही लंदन में काम करती है, तो वहां पर इंजीनियर है, उनको मैंने कहा, उनके हस्बैंड भी इंजीनियर है, कि भाई इस टॉपिक पर हमको थोड़ा मटेरियल चाहिए, हो जाएगा पता। तो उन लोगों ने सब पूछे, उस चैप्टर में उन लोगों का सहयोग था। फिर हमको प्रॉब्लम आने लगा जब यहाँ लिखने लगे, कंसेप्ट ऑफ 3R पढ़ेंगे, है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हमारे जानते थे आगे नहीं लिखना था, और 2, 4, 5, 10 पेज में होना चाहिए, इतना नोट बनाएंगे। बड़ा उलझन में पड़ गया कि सर एसके सिंह साहब को फेराम डाल दिए थोड़ा साइंस वाले चीज। तब बातचीत में हमारा एक ही लड़का है, वो स्वीडन में एमटेक कर रहा था। हमने उनको फोन किया कि भाई अरे पापा काहे वाली होती है, स्वीडन का ही कंसेप्ट है, मैं इसका लिटरेचर देखता हूँ। और उन्होंने 80-90 पेज में अपने हिसाब से छांट काट के अंग्रेजी में भेज डाला। और फिर दरअसल एक मेरी कमजोरी है सारी, मैं सीरियल ग्लूकोमा पेशेंट, आई हैव ओनली 3% रीजन। आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों क्लियरली शुरू के बेंच के लोगों को देख रहा हूँ, लास्ट के बेंच पर यही पता चलता है कि हम बच्चे हैं। अब उस आंख से उस 80-90 पेज को पढ़ना, लेकिन मैंने इसमें डाला है। आप लोग किताब पढ़ेंगे, यदि आप का रिकमेंडेशन होगा कि नहीं ठीक है, तो वही मेरी उपलब्धि, और नहीं बेकार। और मैं लेखन में ये अपने कोशिश करता हूँ, जैसे आज ही मैंने बीए के 2nd सेमेस्टर के बच्चों के लिए जिसका लोकार्पण हुआ है, मैं ये कोशिश करता हूँ बिना टीचर के बच्चा उस चीज को समझ जाए। दिस इज द क्रेडिट ऑफ किताब की यही पहचान है, उसको टीचर की जरूरत न पड़े, इसीलिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इसी क्रम में जब अभी कोऑर्डिनेटर महोदया जो लक्ष्मी जी हैं, कहा कि सर फर्स्ट डे का क्लास प्रोबेसी मैम ने आप ही को रखा है, फर्स्ट यूनिट का, तो हमने कहा कि ठीक है पढ़ा डालेंगे। तो जैसा कि आप लोग प्रोग्राम के मुताबिक मालूम होगा, आपको शायद मालूम होना चाहिए,
क्या आपको बतलाना है सो मालूम है ना। तो दरअसल यह जो आपका पेपर है जिसका कि अभी मैम समझाई हैं CBCS और AECC, तो यह जो सिलेबस आपका है उसके अनुसार मैं आपको बतला दूं। तो मैं बतला दूं कि एक सजेशन मेरा आप लोगों से होगा, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं और जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, कि इसमें आप साइंस के भी बच्चे होंगे, आर्ट्स के भी बच्चे होंगे, कॉमर्स के भी बच्चे होंगे। तो बच्चे हैं क्या? वेरी गुड। एक चीज का आप लोग ध्यान रखें कि विषय से संबंधित, प्रोग्राम से संबंधित कोई भी कंसेप्ट आपके सामने में आवे, उस कंसेप्ट को आप हमेशा अपने ब्रेन में रखें। बात समझ गए? जो भी कंसेप्ट आए, ध्यान से प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा। जो भी कंसेप्ट आपके पास गुजरे बोलचाल में या क्लासरूम में, उस कंसेप्ट के अर्थ को समझना। मैं दावा करता हूं आपको बिना पढ़े आधा काम हो जाएगा। जैसे कोई भी कंसेप्ट है, जैसे मैं बोलूं रसगुल्ला, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? यू हैव कंसेप्ट अबाउट दैट। आपको कंसेप्ट है उसके बारे में, व्हाइट व्हाइट मीठा रसगुल्ला, रस भरा हुआ मजेदार चीजें, है ना? उसी तरह अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो भी वर्ड आपको आए, हर वर्ड को बेटा बतलाना संभव नहीं। क्यों? यदि उस वर्ड को हम बतलाने लगेंगे तो हो सकता है कि आज का विषय समाप्त न हो, करीब 4 घंटा और चाहिए। लेकिन वो वर्ड आपके दिमाग से गुजरे, आप नोट कर लेंगे और घर पर जाकर पता लगाएंगे कि क्या है। उदाहरण स्वरूप मैं एक वर्ड बोलूंगा, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मैं एक शब्द बोलूंगा, सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। मैं एक शब्द बोलूंगा, पर्यावरण, नीति शास्त्र, पारितंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किताब पढ़े, नोट बनाए, लेकिन उसकी अवधारणा को उस रसगुल्ले की तरह आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि आपका ब्रेन, मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मत समझिएगा कि टीचर है बात दे रहा हूं, आपका ब्रेन इंसाइक्लोपीडिया है। जो फालतू चीज है ना उसको निकालो, और जो सही चीज है उसको रखते जाइए। और आपका यही काम आपको बेहतर बनाएगा और आपको औरों से अलग कर देगा। कोई आपको बेहतर नहीं बना सकता है। माता पिता हो या शिक्षक हो या कोई नातेदार हो या कोई लीडर, फिलोसफर, वो केवल आपको मार्गदर्शन दे सकता है। आपको स्वयं उसकी रचना करना है, अपने ब्रेन में उसको बैठना है। इसलिए मेरा पहला अनुरोध होगा कि कोई भी शब्द गुजरे आप नोट कर लेंगे। जो मैं बता दूंगा, जो रह गया आप घर पर जाकर उस पर चिंतन मनन करें। इसके लिए मैं 3 सूत्र दूंगा। नंबर 1, बोध, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, बोध। नंबर 2, शोध, जिसको आप रिसर्च करते हैं। नंबर 3, अमल, जिसको आप अप्लाइड करते हैं। यह जो विषय आपका है,
बोध से। सब लोग कॉपी पेन निकालिए और जो सर इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको लिखते भी चलिए। यह जो आपका पेपर है बोध से प्रारंभ करता है, सैद्धांतिक तौर पर। आप सैद्धांतिक तौर पर चीजों को जानते हैं, उन चीजों को शोध जो है वैज्ञानिक बना डालता है। क्योंकि आप देखिए विज्ञान शब्द अभी आ गया, आमतौर पर लोग विज्ञान का अर्थ क्या लगाते हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है बॉटनी जूलॉजी वैज्ञानिक हो गया, बाकी लोग वैज्ञानिक नहीं थे। नहीं भाई, विज्ञान का संबंध कभी भी विषय वस्तु से नहीं है। विज्ञान का संबंध किसे है? कोई बोलो यार, पद्धति से, मेथड से। साइंस बिगिंस विथ मेथड, और मेथड क्या है? प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, स्वयं अपनी आंखों से घटना को देखना, समस्या को देखना, तर्क की तराजू पर उसे तौलना और वैश्विक रूप में उसका विश्लेषण कर लेना। अब यही पर देखिए वैश्विक, जिसका अंग्रेजी होता है ऑब्जेक्टिविटी, हमने प्रयोग किया, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई बतलाइए, ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ हुआ? देखिए, जबकि इस चीज को आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिविटी यानी वैश्विकता यानी वस्तुनिष्ठता का अर्थ हुआ कि वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन कर देना। अपनी भावना, अपनी विचार, अपने पूर्वाग्रह का प्रभाव उस पर नहीं पड़ने देना। क्लियर हो गया? अब इस तरह आपको अवधारणाओं को अपने ब्रेन में रखना होगा। शोध में जो आपको बोध है, अब बोध कहां से प्रारंभ होता है? आपके पढ़ने से, आपके लिखने से और आपके समझने से। शोध कहां से प्रारंभ होता है? देखने से, ऑब्जेक्टिविटी के साथ विश्लेषण करने से। अब देखिए, बोध के द्वारा, शोध के द्वारा आपने जान लिया कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, आपने जान लिया। बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपने जान लिया, है ना? लेकिन अमल में क्या हो रहा है? माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, अमल में यही हो रहा है। यदि आज की वर्तमान पीढ़ी सोच ले कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं जाने देंगे, वृद्धाश्रम बंद, यही अमल है, अप्लाइड। यह जो पेपर आपका हम पढ़ाने जा रहे हैं, इट इज अप्लाइड प्रोग्राम। इसमें केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होंगी, इसमें केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होंगी, आपको इसमें अमल करने की जरूरत है। बात समझ गए? ये जो पेपर आपका है बोध से प्रारंभ होगा, शोध से आगे की ओर बढ़ेगा और अमल यानी अप्लाइड से या पूर्ण होगा। ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते। जब हम ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी बेकार हो जाएगा। मैं जब 1 महीना लंदन था, 2 टाइम्स लंदन रहा, 2 टाइम अमेरिका रहा, मैंने करीब 16-17 यूनिवर्सिटी को देखा, कुछ यूनिवर्सिटी के क्लास में बैठा, कुछ जगह व्याख्यान भी दिया। मैंने पाया कि वहां के आम बच्चे, 100% बच्चे उन साधारण चीजों से वाकिफ हैं और व्यवहार में लाते हैं। उनके इर्द गिर्द गंदगी नहीं होती है,
और हमारे यहाँ क्या है, कभी हम यहाँ से निकलेंगे, जहां मन हुआ पेपर फाड़ के फेंक दिए। ज्ञान तो है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन अमल में नहीं ला पाते। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यह पेपर जो आपका है, क्या अप्लाइड नॉलेज का हिस्सा है, यानी व्यवहार में हम उसको कैसे उपयोग करें। कोई बात नहीं, हमारी बात लास्ट बेल तक पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस पेपर में जो कोऑर्डिनेटर मैम ने हमें सुपुर्द किया है, उसको आप नोट कर लें। हमारा आज का जो विषय है यूनिट फर्स्ट, नोट नहीं करें, आपके पास होगा ही, केवल मैं बोल देता हूं समय एकदम बचाने के लिए। इन्वायरमेंटल इथिक्स एंड इकोसिस्टम, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट with reference to human values, conservation of natural resources, concept of ecosystem, है ना। इस सिलेबस को मैंने आपको बोधगम्य रूप में समझाने के लिए 4 भागों में बांटा है। आप इसको नोट कर लें। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स, पर्यावरण नीति शास्त्र की अवधारणा। नंबर 2, क्या, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, टाइम 1 घंटा है, तो आप लोग लिख लीजिए, आसपास से देख लीजिए। पर्यावरण नीति शास्त्र की अवधारणा। नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की अवधारणा। थर्ड, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में दीर्घकालीन विकास की अवधारणा। और चौथा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 4 हुआ ना। कोई बच्चा एक उठकर हमको बतला दे, इसमें से कौन बोध से संबंधित है, कौन रिसर्च से संबंधित है, और कौन अमल यानी अप्लाइड से संबंधित है। एक सेकंड, हाँ अच्छा चलिए, हाँ चलिए, नहीं बैठे कंफ्यूजन दूर कर। फर्स्ट 3 जो है, फर्स्ट 3, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों आपका बोध और रिसर्च से संबंधित, ठीक है। और फोर्थ जो है अमल से संबंधित, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को मैं रसगुल्ला की तरह आपके दिमाग में बैठाना चाहूंगा कि ये तीनों क्या है, ताकि कल से आपको यह इंटरव्यू में पूछ सकता है आपको, क्योंकि यह पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, आराम से पूछा जाता है। तो आप बेहिचक
इसका जवाब दे सके। अब फोर्थ तो हमारे आपके प्रयास पर निर्भर है, और पहला दूसरा तीसरा जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और उसको उपयोग करना चाहेंगे, तब इस प्रोग्राम की सार्थकता सिद्ध। हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, आप नोट करें। कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एथिक्स, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय नीति शास्त्र की अवधारणा। अब देखिए, पर्यावरण नीति शास्त्र की अवधारणा का मतलब हुआ कि पर्यावरण नीति शास्त्र को हमको जानना है। इसमें दो शब्द समाया है, नंबर 1 पर्यावरण, एनवायरमेंट, एंड नंबर 2 एथिक्स। पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं का सम्मिलित रूप पर्यावरण का होता है। 3 चीज को याद रखना है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इन तीनों को मिला दीजिए, पर्यावरण हो गया। और इन तीनों से हम आप घिरे हुए हैं, हर पल हर क्षण। प्राकृतिक में क्या आया? जैव, बायोटिक, और अजैव अबायोटिक। जैव मतलब जिसमें लाइफ है, जीव जंतु पेड़ पौधे, बायोटिक हो गए। अबायोटिक कौन हो गया? पहाड़, झरने, मिट्टी, भूमि, अबायोटिक हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? कितनी सरल परिभाषा है। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। प्राकृतिक समझ गए, अब सामाजिक, समूह, मूल्य और प्रतिमा, यह सामाजिक है। हम सभी यहां एकत्रित हैं, यह सामाजिक समूह है। मूल्य, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य या इच्छा मूल्य है। प्रतिमा, ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की जो रूपरेखाएं हैं। जैसे आपका क्लास 9:30 से चलेगा, 9:30 का मतलब 9:30, 9:31 नहीं बेटा। ये प्रतिमान है, ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिहेवियर। समझ गए? ये सामाजिक हो गया। तीसरा है सांस्कृतिक, जिसमें मैंने कुछ का उदाहरण दिया है, हजारों लाखों हैं। सांस्कृतिक में धर्म, आर्थिकी, इकोनॉमी, आविष्कार जो वैज्ञानिक खोज करते हैं, ये सब सांस्कृतिक हो गया। इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्लियर? अब हमें समझना है नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र की बड़ी सरल परिभाषा है, नैतिकता का विज्ञान नीति शास्त्र है। अब देखिए, नैतिकता का विज्ञान, विज्ञान में विज्ञान क्या है? सत्य, ट्रुथ। विज्ञान सत्य है। अब देख लीजिए, ट्रुथ, 2 × 2 = 4। केमिस्ट्री के इस क्लास में आज भी 4 रहेगा, और सोशियोलॉजी के क्लास में कल 4 रहेगा, और पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी वो 4 ही रहेगा, और ऑक्सफोर्ड लंदन में भी वो 4 ही रहेगा। साइंस। अब इस विज्ञान को नैतिकता से जोड़ दिया गया। क्या? राइट रॉन्ग, सही गलत, उचित अनुचित, मान्य अमान्य, पवित्र अपवित्र में भेद करना और सही के साथ आगे की ओर बढ़ना नीति शास्त्र। विद्यार्थी का अपने छात्र जीवन में एकमात्र लक्ष्य पहला होना चाहिए कि कैसे पढ़ें, कैसे बेहतर करें,
कैसे अपने नॉलेज को इनहांस करें ताकि हम नेट निकाल सकें। समझ गए? यह इसके लिए उचित मार्ग क्या है? समथिंग टू लव, सॉरी समथिंग टू डू। देखिए इथिक्स, समथिंग टू डू, कुछ करने के लिए होना। यदि कुछ करने के लिए नहीं है तब आप बेकार। अब जरूरी नहीं है वो करने के लिए आपको हम एमए कर जाए तो प्रोफेसर ही बने, नहीं, हम समाज सेवा भी कर सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में टेरेसा ने जो उपलब्धि हासिल की, मदर उपाधि मिल गया मदर टेरेसा, बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। करने का मतलब यह है समथिंग टू डू, कुछ करने के लिए होना। नीति शास्त्र कहता है तुम्हारे पास कुछ काम होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कोई लड़की बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, कोई लड़का बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है। एक लड़का का अभी शादी होने जा रहा है हमारे अपने में से, तो लड़की लड़का को पूछता है कि खाना बनाने जानते हो ना? कितना इनोसेंट है बच्ची, क्या है मैं तो किसी तरह बना लेता हूँ। हमारी माँ बहुत डांटती रहती है और बहुत बड़ा कंपनी में इंजीनियर है, तो लड़का बोलता है कि मैं भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, दोनों जिंदा रह जाएंगे। कितना कंसेप्ट क्लियर है। यानी लाइफ पार्टनर के लिए भोजन का होना जरूरी है। और जब लड़का से पूछा जाता है, लड़की से कहता है कि सुंदरता और रूप कोई मायने नहीं रखता है, हमारा एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब देखिए नीति शास्त्र समथिंग टू डू कहां पहुंच गया है, यानी जहां खोजिएगा वहां इथिक्स है। समथिंग टू डू में उसको लागू करना है। नंबर 2 कहता है विद्वान समथिंग टू लव, प्यार के लिए कुछ होना। आमतौर पर हम लोग प्यार का अर्थ लगा लेते हैं तो युवा लड़के लड़कियों का एक दूसरे से मित्रता होना, शादी हो जाना, प्यार का, वो भी प्यार का अर्थ है, कहीं गलत नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन सिर्फ प्यार वही नहीं है। आप पेड़ पौधा से प्यार करते हैं, देखिए प्यार करते हैं, जो नहीं करते हैं। मिट्टी से प्यार करते हैं, प्यार करके देखिए, आपको नहीं थूका जाएगा जहां तहां। चेन खोले खड़ा हो गए, सुसु कर दिए, नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप स्वाइल से लव करते। तो समथिंग टू लव, और लव की परिभाषा जो है नीति शास्त्र में बड़ा विशाल है। किसी वस्तु से प्रारंभ होता है और वैश्विक बन जाता है। लव इतना विशाल है। आपको क्लास को रोचक बनाने के लिए आपको अच्छा लगेगा, मैं विवेकानंद का एक उदाहरण देता हूँ। विवेकानंद जब अमेरिका गए स्पीच देने के लिए और इतना अच्छा स्पीच किए, तो वहां पर एक खूबसूरत लड़की उनके बगल में रहती, और विवेकानंद कितने सुंदर थे जानते ही हैं, हर लड़की चाहता है ऐसा ही दुल्हा मेरा। तो विवेकानंद के पास वो लड़की गई, बोली कि आपसे मैं मैरिज करना चाहता हूँ, कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो और मैं अच्छी मां बनूं, क्या बेटा आपके के साथ, क्योंकि तो इसके लिए शादी करने की जरूरत है विवेकानंद को। आप मुझे
आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रहा है। सर माइक ठीक आवाज कीजिए थोड़ा जल्दी, सर माइक ठीक कीजिए सर। सर म्यूट कर दिए हैं आप आवाज को। लक्ष्मी जी प्लीज चेक करें, आवाज नहीं आ रहा है। सर गायब हो गए क्या सर? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर क्लास खत्म हो गया क्या? LNW में यही होता है, क्लास खत्म हो गया। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। वीडियो प्रॉब्लम है। लक्ष्मी जी प्लीज हमने प्रजामंडल बदला दिया, चेक करें। यानी प्रजामंडल की शास्त्र दर्शन का फिलॉसफी, दर्शन का वो भाग है जिसमें मानवीय मूल्यों की सीमितता को व्यापक कर दिया जा रहा है, यानी प्रजातंत्र से जोड़ दिया, यानी व्यक्तिगत जो उचित अनुचित व्यक्ति करना है, व्यक्तिगत जो पसंद नापसंद की धारणा है, व्यक्तिगत अच्छा बुरा की धारणा और जब हम निजी शास्त्र की धारणा को व्यापक बनाएंगे, प्रजावन से जोड़ देंगे, तब वो हो गया प्रजावन नीति शास्त्र। एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट की एक पुस्तक है, यूनिटी ऑफ नेचर, जो 2002 में आई पुस्तक। ये नोट कर दीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, यूपीएससी में पूछा था ऐसे। आवाज क्लियर करिए। यूनिटी ऑफ नेचर और ये क्या करता है, यार बच्चों दी और ये पूरी तो उन्होंने बड़े संक्षिप्त से बात की है, जो मैं पढ़े देता हूँ। वो शब्द में प्रकृति के ध्यान से सुनेंगे, प्रकृति के जय अजय दोनों पर मैम वीडियो क्लोज है। विचार करने की धारणा, मैम वीडियो भी क्लोज है, ऑडियो भी सही समझ नहीं आ रही कुछ भी। पर्यावरण नीति शास्त्र वीडियो तो ऑन है अब। हिंदी लगा है अब। जैव के प्रति या अजैव के प्रति हम नैतिक हमें नहीं दिख रहा है। सर आज क्लोज कर दे क्लास को। विचार करते हैं, वही पर्यावरण आवाज और इस नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नीति शास्त्र हम मानव से कुछ प्रश्न पूछता है, इसका जवाब हम सभी को स्वयं ढूंढना है। क्या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में जंगलों को काट चला जाना है? क्या धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर को बजाते चला जाना है? क्या भोज्य पदार्थ के नाम पर जानवरों को खाते चला जाना है? आदि आदि हजारों प्रश्न हैं। क्या खुले में शौच करना जायज है? यानी इस तरह हजारों लाखों प्रश्न हैं जो नैतिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं और जो पर्यावरण के संदर्भ में हमारे आप से प्रश्न पूछते हैं। आज हम लोगों ने जंगलों के साथ क्या किया? आज हम लोगों ने समुद्र और नदी नाला
जो नदी नाले तालाब पोखर जो थे उसके साथ क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब पर्यावरण नीति शास्त्र में इसका समावेश है। अभी समय है समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। यदि हम आगे को नहीं देखेंगे तो हम समाज को नहीं बचा सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते। इसीलिए पर्यावरण नीति शास्त्र कहता है कि हमें अपने आप के बारे में अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। यही पर्यावरण नीति शास्त्र है। कहीं कोई कंफ्यूजन? डिटेल में आप बहुत सारे किताब हैं उसको पढ़ें, आप समझें। दूसरा कंसेप्ट आप नोट करें, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की अवधारणा। पारितंत्र की अवधारणा। इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? उस रसगुल्ला की तरह एक पंक्ति बोलिए ना, क्या वेरी गुड। आप इसको हम आपसे उम्मीद करेंगे। ये एरिया कहां से शुरू होता है? नहीं, वो एक छोटा एरिया हुआ, पूरा पृथ्वी आपका पारितंत्र है। अब देख लीजिए कितना विशाल कर रही। वेरी गुड आंसर। कि जो भी बायोटिक जैविक और जो भी अबायोटिक हैं उन दोनों के पारस्परिक संबंध इंटरएक्शन के परिणाम स्वरूप जिस व्यवस्था का जन्म होता है उसे ही हम पारितंत्र के नाम से पुकारते हैं। कहने का मतलब हुआ एक मानव के रूप में हमारा इंटरएक्शन पानी से हो सकता है। हम पानी को वेस्ट न करें। हमारा इंटरएक्शन एक गमला में लगे पौधे से हो सकता है। जब एक महिला अपने पोर्टिको पर जाती है और उस एक कोई फल होता है, फूल होता है, ऐसे सिर्फ सहलाती है। इमेजिनेशन कीजिए उसको कितना आनंद आता होगा, उसको या उसको कितना आनंद आता होगा। यही है पारितंत्र। लेकिन हम मानव ने अपने को इतना सीमित कर दिया है जो उस कंसेप्ट को हम उसमें समा नहीं पाते। और पारितंत्र की धारणा कहती है कि जैविक और अजैविक केवल मैं नहीं, केवल मेरे माता पिता, हमारे पति पत्नी, बच्चे नहीं, उसकी परिधि विशाल कर दीजिए। पशु पक्षी पेड़ पौधा को भी सम्मिलित कर दीजिए। उसमें पहाड़ झरने मिट्टी को भी सम्मिलित कर दीजिए। अब देखिए ना, एक पत्थर जंगल में पड़ा हुआ है, उस पर हम लोग बाथरूम करते हैं और उस पत्थर को एक कलाकार ने ऐसे बना दिया, मनोकामना मंदिर में दे दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, शुरू हो गया। यानी केवल हमारी सोच ने, हमारी शोध ने उस पत्थर को भगवान बना दिया जो जंगल में फेंका हुआ था। इस प्रकार जिस प्रकार उस पत्थर पर अंकित हनुमान जी या उस आकृति के मस्जिद में स्थापित कोई देव रूप में है, हम उसको जिस तरह श्रद्धा भाव से देखते हैं वही पारितंत्र की धारणा में समाहित। एक बहुत अच्छी किताब है आर.ए. शर्मा का, आप नोट, इसको मैं पढ़ देता हूं, आप समझ लेंगे। आर.ए. शर्मा ने 2006 में पर्यावरण शिक्षा में लिखा है, पारितंत्र की परिभाषा भौतिक क्रियाओं को एक इकाई
के रूप में जो पृथ्वी के विभिन्न स्थल पर होता है, जिसमें संपूर्ण जैविक समुदाय तथा अजैविक तत्वों और पारस्परिक अंतर क्रियाओं को एक स्थान समय के रूप में विवेचन किया जाता है। आर्य शर्मा ने इस परिभाषा में पूर्णतः पारितंत्र के सारे तत्वों को जिक्र कर दिया है, जहां एक तरफ जैव अजैव का मिश्रण है, जैव अजैव एक दूसरे से इंटरएक्शन करता है, जैव अजैव का एक स्थान है, जैव अजैव का एक समय है, जैव अजैव का एक काल है, पीरियड है, और इन सारों को समेटते हुए इनके बीच अन्योन्याश्रिता की जो धारणा है, उसे ही उन्होंने पारितंत्र के नाम से पुकारा। आपका समय ज्यादा न लेते हुए मैं पॉइंट्स के रूप में थोड़ी उसकी अवधारणा और स्पष्ट हो जाएगी, आप नोट कर लें। प्रकृति, नंबर 1, नेचुरल क्रिएशन, इसको हिंदी में लिखेंगे प्राकृतिक रचना। नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ कंपोनेंट्स, घटकों के कारक, घटकों के कारक। नंबर 3, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड गिव टेक, गिव टेक, गिव हैपन टेक, देना लेना, सृजन और आदान प्रदान की प्रक्रिया। चौथा, निश्चित क्षेत्र, डेफिनिट एरिया। फिफ्थ, एनर्जी यानी ऊर्जा। और सिक्स्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। क्या बाबू? आप आगे आ जाइए, अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। नंबर 1, नेचुरल क्रिएशन, नेचुरल क्रिएशन, प्राकृतिक रचना। नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ कंपोनेंट्स, घटकों के कारक। थर्ड, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड गिव टेक। सृजन और आदान प्रदान की प्रक्रिया। फोर्थ, निश्चित क्षेत्र, डेफिनिट एरिया। फिफ्थ, एनर्जी, ऊर्जा। एंड सिक्स्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। सर एक सेकंड, आप जो भी बच्चों को बार बार लिखने में धीरे लिखते हैं तो YouTube का भी लिंक है आपके पास, तो अपना जगह खाली छोड़ दीजिए, बाद में आप सुन के चीजें लिख लीजिएगा। YouTube पे एकदम क्लियर वॉइस आ रही है तो आप बाद में देख लीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं करिए क्लास बीच में बोल बोल के। मैम आप लोग को लिंक
शेयर कर देंगे, उसको आप देख सकते हो कभी भी। किया हुआ है ऑलरेडी भी आपके टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर किया हुआ है, तो उसी तो इस प्रकार आर ए शर्मा का जो डेफिनेशन है प्रजाबंध शिक्षा में, और उन्होंने जो उसकी व्यापक परिभाषा दी जो वैश्विक स्तर पर स्वीकारा गया है, उसमें ये 6 बातें समाई हुई है। तो आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है क्या? किन्हीं को 3 नंबर बोलिए। आप बोले ना कि जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? हाँ हो गई। अच्छा, छोड़ते क्या? और पेड़ पौधा क्या लेता है? अब छोड़ता क्या है? आप बात देते, हम कहाँ कुछ कहते हैं। दिस इज इंटरेक्शन। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिसको हम खाते हैं, हम जो कुछ छोड़ते हैं गंदगी वो खा लेता है। बहुत से ऐसे, इसलिए हर जीव जंतु का पृथ्वी पर रहना आवश्यक है, चाहे वो स्नेक क्यों ना हो। इसलिए हमारे धर्म में देखिएगा दिया हुआ है कि स्नेक को मारना पाप है। हमारे गांव में एक भंडार घर होता था, मिट्टी का घर होता था, उसमें सांप निकलता था तो लोग हमारी माँ डांटती थी, नहीं नहीं तो भगवान है, दर्शन करने आए हैं, अन्नपूर्णा है, मारने नहीं देती थी। देखिए अब वो नहीं जानती थी कि नेचर को हम सेव कर रहे हैं, उनका फिलॉसफी कुछ और था, लेकिन हम नेचर को सेव कर रहे हैं। हर जीव जंतु का, हर पृथ्वी पर चीजें का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, हम देते हैं लेते हैं, समझ गए। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पर आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीर्घकालीन विकास। दीर्घकालीन विकास, देखिए ना, आप लोग जो साइंस के बच्चे हैं वो तो ज्यादा मैथमेटिकल होते हैं हमारे डिसिप्लिन के तुलना में, लेकिन मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं नहीं, बी साइंटिफिक। जो बोलना है वैज्ञानिक भाषा में बोलना, ऐसे ही हूबहू जो आंसर होना चाहिए वही लिखो। डोंट केयर कि वो 10 पेज में लिख रहे हैं कि 4 पेज में लिख रहे हैं, सही होनी चाहिए। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम बताने लगेंगे तो आप इस वर्ड को घर पर तलाशिएगा क्या अर्थ होता है। बतलाने का समय नहीं है, लेकिन नोट कर लें। इवोल्यूशन, उद्विकास, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, विकास, सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये शब्द को आप देख लीजिएगा। विद्वानों ने भी कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया है, छोड़िए हमारी आपकी बात। प्रारंभ के जो सोशल साइंटिस्ट थे उन लोगों ने भी कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया। और जब भी मैं कहीं इंटरव्यू लेने जाता हूं तो पूछता हूं कि बेटा हमको आपसे कितना बतला दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बस हो गया। उसको लगता है कितना छोटा चीज पूछ दिए हैं और जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए आप लोग इसका अर्थ को समझ लीजिएगा। मेरा ताल्लुक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सच पूछिए, इसका हिंदी जो है दीर्घकालीन विकास, या विकास का वह स्वरूप है जो सिर्फ वर्तमान की चिंता नहीं करता है, केवल इस बच्चे की चिंता नहीं करता है, इस बच्चा का जो बच्चा होगा, इस बच्चा का जो बच्चा होगा, उसका जो बच्चा होगा, उसका भी चिंता करता है। दीर्घकालीन विकास क्यों? यदि हम केवल वर्तमान पर रह जाएंगे तो भविष्य मेरा बर्बाद हो जाएगा, और फिर भविष्य को बचाने के क्रम में
वर्तमान को हम इग्नोर कर दें, यह भी गलत हो। तो दीर्घकालीन विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है क्या कि विकास को ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करे। यानी विकास ही अपने आप में सही नहीं है, विकास के साथ साथ संरक्षण का होना आवश्यक है। जिस विकास में संरक्षण की धारणा समाहित है उसे ही हम दीर्घकालीन विकास के नाम से पुकारते हैं। आपने टीवी पर ध्यान से देखा होगा, एक 35-36 साल का 38 साल का लड़का 7-8 साल के बेटा के साथ कार पर जा रहा है और स्कूल से वो आ रहा है, ट्रैफिक जाम हो गया, देखे होंगे। हाँ, और गाड़ी स्टार्ट, बच्चा क्या कहता है, पापा हमारे लिए पेट्रोल नहीं छोड़ोगे क्या? यही दीर्घकालीन विकास की धारणा है। देखिए कितना सुंदर ये प्रचार दिया है, क्लासिक। क्योंकि पेट्रोल या डीजल या कोई भी खनिज पदार्थ, उसका आप निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नए खनिज पदार्थ की आप खोज कर ले, वो दूसरी बात है, लेकिन उन चीजों का निर्माण नहीं कर सकते, वो सीमित मात्रा में है। लेकिन हमारे पास बुद्धि है, बोध है, शोध भी है, अमल नहीं है। देखिए ना, रसा यूक्रेन क्या कर रहा है, बेस्ट एग्जाम्पल। इतना डेवलप्ड कंट्री और पूरा विश्व यूएन में चुप है। क्या सोच रहे हैं हम, कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? तो दीर्घकालीन विकास में यह धारणा समाहित है, यह वर्तमान का सदुपयोग करने के लिए कहता है, दुरुपयोग करने के लिए। हम आवश्यकता अनुसार चीजों का उपयोग ना करें, हम भोगवादी प्रवृत्ति के अनुसार चीजों का उपयोग ना करें, इच्छा के अनुसार ना करें। हमारी नीड, आवश्यकता जो है उतना ही हम उसका उपयोग करें, इच्छा के अनुसार नहीं, विलासिता के अनुसार नहीं। आप पढ़िएगा इससे संबंधित, दीर्घकालीन संबंधित रिड्यूस, रीयूज, रिसाइक्लिंग कंसेप्ट को जो पढ़ाएंगे, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी कितनी आवश्यकता है इसकी समाज को बचाने की। इसमें एक डेफिनेशन हम पढ़ देना चाहेंगे आपको। विद्वान का नाम है रॉबर्ट रिपर्टो। रॉबर्ट रिपर्टो, उनकी पुस्तक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो उन्होंने 1990 में लिखा। दीर्घकालीन विकास के उद्देश्य और रणनीति के तहत सभी तरह की संपदाओं, मानवीय और प्राकृतिक एवं वित्तीय संसाधन में एक ऐसी व्यवस्था करना ताकि दीर्घकाल तक धन में तथा आम लोगों के जीवन स्तर और कल्याण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकास की उस रणनीति को अस्वीकार किया जाता है जिसके तहत वर्तमान जीवन स्तर में वृद्धि के नाम पर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और शोषण दोहन किया जाता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए परिणामों और हितों की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। बहुत ढंग से रिपोर्टो साहब ने अपनी जो पुस्तक लिखी है
उसमें इस बात को उल्लेख किया है कि विश्व के मानव मानवीयता से हटकर केवल अपने स्वार्थ में जुड़े हुए, और यही कारण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता आज है। मुझे अमेरिका प्रवास के क्रम में एक किताब पढ़ना पड़ा समय व्यतीत करने के लिए, 100 पीपल ऑफ अमेरिका। वो 100 अच्छे व्यक्ति का उसमें जीवन था, जिसमें राष्ट्रपति भी कुछ थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थे। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, मेड सर्वेंट भी उसमें था, कारपेंटर का भी जीवन था, और बिजली मिस्त्री का जीवन था। और लेखक ने कहा इसमें 100 व्यक्ति जो हैं वो किसी से कोई कम नहीं, मतलब हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी होती है। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबकी अपनी आइडेंटिटी है, जिसको आज ह्यूमन आइडेंटिटी कहा जाता है। और हम आप इस ह्यूमन आइडेंटिटी को तभी रख सकते हैं जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा में विश्वास रखें। इसकी प्रकृति के पॉइंट को नोट कर लें, कुछ काम आप खुद कर लीजिएगा। नेचर कह सकते हैं, नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नंबर 1, विकास का दृष्टिकोण समग्र। नंबर 2, विश्व संरक्षण की प्रक्रिया। नंबर 3, 2 तथ्यों पर केंद्रित। 1, जनसंख्या नियंत्रण, और 2, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 तथ्यों पर नियंत्रित है, केंद्रित है, 2 तथ्यों पर। जनसंख्या नियंत्रण, कभी भी एक बच्चा से अधिक नहीं, कभी भी नहीं, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। नंबर 2, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। 4था, मानव जीवन में गुणात्मक सुधार। गुणात्मक सुधार का मतलब हुआ जीव जंतु अजय के प्रति भी प्रेम। 5वां, बहुमुखी विकास। जिसकी धारणा बड़ा विस्तृत है, वर्तमान और भविष्य के लिए पोषक आहार, चिकित्सा, स्वस्थ आवास, ऐसा स्वस्थ आवास जिसमें पानी, बिजली, शौचालय हो, प्रदूषण रहित पर्यावरण हो, समानता हो, सहभागिता हो एवं न्याय। कहने का मतलब दीर्घकालीन विकास धारणा में मानवीय जीवन के मूल्यों के साथ साथ मानव किस तरह बचेगा उस आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। अब हम लोग बच्चे लास्ट 4था पढ़ा गए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसके अर्थ को समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका संयमित उपयोग ही
प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संयंत्रित उपयोग का पहला शर्त है इच्छा अनुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार जीने की कला। जितनी आवश्यकता है उतना ही। हम कुछ युवाओं से जब इंटरव्यू दिए, ज्योग्राफी में एक टीचर हैं भंजन साहब, वो कैंपस में हमेशा साइकिल चलाते हैं, साइकिल से आते जाते हैं। आई लव दैट यंग पर्सन। टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बीएससी से आए हैं और साइकिल से आते जाते हैं। एक व्यक्ति का इतना योगदान तो हुआ कि यदि वो बाइक या स्कूटर से आते, उतना गंदा करते, उतना भी गंदगी को वो रोक तो दिए। इस प्रकार मानवीयता की धारणा इस तरह समाई है। लंदन के डॉक्टर साहब हैं जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो जिस समय में यूथ थे, रिक्शा इस तरह बनाए हुए थे कि रिक्शा पर बैठते थे अपने, और बीबी थी उनकी किसी स्कूल के प्रिंसिपल, बीबी को बैठाते थे और बच्चे को बैठाते थे। बीबी बच्चा को स्कूल छोड़ते थे, चले जाते थे अस्पताल और वहां काम करते थे, फिर लौटते थे, बीबी बच्चा को लेते हुए खड़ा रहते थे रिक्शा से। हमारा छोटा भाई काठमांडू में काम करता है, तो मैथिली हम लोग बोलते हैं घर में, क्योंकि भैया ने मुझे था बड़का आदमी छिपते पेपर में निकल देते, हम सब यहाँ करबे नहीं कदे भिगवंगा। दरअसल यह मानसिकता है। अब 21वीं शताब्दी इतना बेहतर हो गया है कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति देख रहा है। आप सोच रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, गलत है। सबको सब देख रहा है, क्योंकि आपका काम उसको विवश करता है। ये बच्ची जो बैठी हुई है आपकी, जो आज कोऑर्डिनेटर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं कि पूर्व जन्म में या तो हमारी आप बेटी होंगी या दादी होंगी। क्यों? इतनी कम आंखें थी हमारी, बहुत काम नहीं कर पाता था, और उठते थे तो टकरा जाते थे। आकर असुर से बोलती थी क्या कि ऐसा आप टकराते रहते हैं, हम लोग तो हैं ही करने। ऐसी बात को सारिका जी जो आई थी वो कहती थी, जब जो उठते हैं आप डांट के, हम कहते थे कि आप दादी हो। दरअसल दैट इज ह्यूमैनिटी। एक वृद्ध व्यक्ति है जो आंख से कम देखता है, वो कोई नहीं है, हम कोई नहीं है, इसका ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन ये ह्यूमैनिटी जो है इसका लोप होता रहता है। और यहाँ पर दीर्घकालीन विकास में मानवीयता को प्राथमिकता है। चलिए, अब हम लोग जो पर्यावरण संरक्षण में जो पॉइंट्स है हम नोट करा देते हैं, क्योंकि हमारा बंधन है कि 10-20 में हमको मैम 1 घंटा का समय दी थी, तो हम 11:20 में समाप्त करना पसंद करेंगे। तो पॉइंट्स को हम नोट कराते हैं। 11:30 तक, क्योंकि 11:30 इनकी क्लास लगी, तो आज तक। अच्छा, थैंक यू मैम, तब तो थोड़ा समय मिला। तो आप 15 मिनट है, इस पॉइंट्स को नोट करें। जहां हमको लगेगा कि आपको समझाना जरूरी है समझा देंगे, और जहां आपको दिक्कत हो जाए तो आप पूछ लेंगे। नंबर 1, एयर कंजर्वेशन, वायु संरक्षण। देखिए, आप लिटरेचर में पढ़ेंगे, आप तो दुनिया को हाथ में रखे हुए, आप लोग रखे हुए दुनिया को। एक बार खोलिएगा एयर कंजर्वेशन और पढ़ लीजिएगा। मैं उतनी बातों की चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात की चर्चा करना चाहूंगा। आप दूसरों की ओर मत देखें, मैं क्या कर सकता हूं इस ओर देखें। व्हाट आई कैन। जब दूसरों को आप देखेंगे, नहीं, आपको अपने आप से हर दिन कंपैरिजन करना है, दूसरे से नहीं। यानी 20 मैंने क्या वायु संरक्षण के संदर्भ में मैंने कौन सा काम किया, आज मुझे क्या करना है, बस उसका समाधान निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा
व्यक्तिगत स्तर पर आप सबों के द्वारा या हमारे द्वारा किसी प्रकार का ऐसा काम होता है जिसमें वायु प्रदूषित होता है, तो आप कोशिश करें कि हम वो काम न करें। बस इस बात को ध्यान रखें। मैं इतना करता हूं, आंख के चलते साइकिल चला नहीं सकता, लेकिन जितनी बुद्धि हो गई थी डेफिनेटली आंख रहता तो साइकिल चलाता, वो भंजन जी से प्रेरणा लेकर, लेकिन आंख हमें साइकिल चलाने नहीं देगा। लेकिन मैं इतना कोशिश करता हूँ, 2-3 काम जब हो जाता है उस दिन घर से निकलता हूँ, या बैंक का भी काम करना। आज निकले हैं यहाँ तो मैडम का कोई पूजा था आपकी आंटी का, टावर होते आएंगे, और उसके बाद फिर एक काम था, उस दर्जी के पास ही दे दीजिएगा। मैंने 3 काम हम एक समय में, ये मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 काम बन जाए तो हम गाड़ी को लेकर चल, नहीं तो चालक महोदय को भेज दिए साइकिल से। तो ये कोशिश, मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, आप कोशिश करें कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। जल संरक्षण, इसमें हम लोग यथासंभव जल को बर्बाद नहीं करें, यथासंभव मानव के रूप में, क्योंकि हमारी आपकी प्रवृत्ति हो गई है कि अधिक से अधिक जल को उपयोग करने का, अधिक से अधिक जल करना। जैसे अभी गर्मी का समय है तो बाथरूम में गए, गाना गा रहे हैं, सावर झरना ऊपर से गिर रहा है, आधा घंटा तक स्नान कर रहे हैं। स्टॉप इट, एकदम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 बाल्टी पानी से आप स्नान करके निकलिए और आधा घंटा स्नान कीजिए, गर्मी जो लगना होगा उतना ही लगेगा। हमने अपने घर में देखा है कि प्यूरिफाइड वाटर के चक्कर में जो पानी निकलता है तो देखते हैं कि वो 20-25 बोतल में भरती रहती है और रखी रहती है, और जब कभी पौधे पे देना रहा उसको यूज कर लेते। ये रीयूज जो आप पढ़िएगा, ये हुआ। इस तरह आपके पास जो सूझबूझ है, हम कैसे वाटर को बचाएं, ये ध्यान रखना होगा। तीसरा, सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण। इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम मिट्टी को अपने भारत, अपनी गंदगी से बचाएं। इसमें एक क्लास मैम ने हमको दिया है, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें मैं चर्चा करूंगा इसका डिटेल में। और उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, जहां तहां हम लोग टॉयलेट की प्रथा से बचे। वर्तमान सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 में जब इस अभियान को शुरू किया था तो काफी सफलता मिली। सफलता मतलब काफी सफलता मिली, आप ये नहीं कह सकते पूर्णतः बंद हो गया। और वो बंद इसलिए नहीं हुआ कि हम मानव अपने मिट्टी को बचाने के प्रति तत्पर नहीं है। तो जब तक हर एक मानव तैयार नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि यथासंभव हम पेड़ काटने से बचें, क्योंकि पेड़ के होने से जमीन में नमी बनी रहती है और वह प्राकृतिक रूप से आदान प्रदान की प्रक्रिया में बड़ी सुविधा प्रदान करती है। चौथा हम लोग देखें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 5वां,
मिनरल कंजर्वेशन, मिनरल कंजर्वेशन, खनिज संरक्षण, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। छठा, कंजर्वेशन ऑफ फिश, कंजर्वेशन ऑफ फिश एंड अदर mammals, conservation of fish and other mammals, ऐसा कर सकते हैं मेरीन ममल्स दे दीजिए, मेरीन ममल्स, मत्स्य एवं अन्य स्तनपायी, मत्स्य एवं अन्य स्तनपायी जीवों का संरक्षण। सातवां, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। मतलब बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ाया जाएगा अलग टॉपिक में, जो हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी को की बनावट के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो विविधताएं हैं पृथ्वी पर अवस्थित, मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जितने भी चीजें हैं, वो सभी चीजें रहना जरूरी है। जैसे फ्रूट के एग्जाम्पल में हमने स्नेक का एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, सब आवश्यक है इस पृथ्वी के लिए। और सबका विकास इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, प्रोग्रेस में नहीं, पढ़ेंगे तब सब आप लोग ध्यान आ जाए। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में सबका विकास नेचुरल हुआ है, तो उसको बचाए रखना है। एंड लास्ट, पार्टिसिपेशन in natural resources, पार्टिसिपेशन के पहले एक वर्ड और जोड़ दीजिए, पीपुल पार्टिसिपेशन, तब ज्यादा अच्छा है। पीपुल पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में लोगों की सहभागिता। हम आप किस रूप में सहभागी हो सकते हैं, यह यहां पर जानना बहुत आवश्यक है। दार्शनिकों ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को छेड़ा है, केरा है इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंतर्गत, कि जिसको जानना आवश्यक है। एक बात आप याद रखेंगे कि पर्यावरण नीति शास्त्र की जो अवधारणा का जो आगमन हुआ था, तो 1970 जब फर्स्ट पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय में वैज्ञानिकों ने एक तरह से, जानिए एलन मार्शल ने इसकी चर्चा की, वैज्ञानिकों ने हार मान ली थी, ये मानव हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उदाहरण यूक्रेन और रशिया, इसीलिए कुछ युक्ति निकाली, तब उन्होंने पर्यावरण नीति शास्त्र के अंतर्गत पीपुल पार्टिसिपेशन की बात की। इसीलिए यह आवश्यक बिंदु है, और इसीलिए इस चौथे पॉइंट को हमने आपको कहा था, बोध, शोध और अमल, यह अमल की प्रक्रिया पर आधारित है, और यही ज्ञान का सही मायने में ब्यूटी। इसमें नंबर 1, इच्छानुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग,
नंबर 2, जल उपयोग में संयम और पुनर्उपयोग। नंबर 3, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के प्रति प्रेम। देखते हैं ना कि बड़े बड़े फिल्म स्टार बाघ को मारने के चक्कर में हवा खा लिए। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत संवेदनशील हो गया है। नेक्स्ट, वृक्षारोपण। चौथा, जैसे मैं आप बच्चों को सजेशन दूंगा कि आप लोग बर्थडे पर एक पेड़ लगाएं और अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करें और उस पेड़ का आप स्वयं देखभाल करें। कोई पब्लिक प्लेस पर, विश्वविद्यालय कैंपस में या अपने घर पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको हमेशा ये ध्यान रखेंगे हमारा हर व्यक्ति एक पेड़ लगा डालेगा एक बर्थडे पर, तो सोचिए कितना बड़ा विश्व का कल्याण हो जाएगा। 5वां, शौचालय का उपयोग। 6ठा, स्वच्छता अनिवार्य। 7वां, खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। 8वां, अजैव तत्वों, पहाड़, झरने एवं भूमि आदि से प्रेम। इस रूप में यदि मानव जितना संभव हो, दार्शनिक की तरह नहीं, जितना संभव हो यदि हम अमल में करेंगे तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। मैं अपने भावों से आपको अवगत करा दूं। निष्कर्षतः ज्ञान अपने आप में पूर्ण तभी माना जाता है जब उसका उपयोग व्यवहार में हो। हर एक व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास से, हर एक के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास से संसाधनों की रक्षा संभव है। इसमें विवेक विशेष महत्वपूर्ण है, यानी रैशनैलिटी को हमेशा बनाए रखिए, समाधान निकल जाए। बच्चों, मैम के हिसाब से हमारे पास अभी 2 मिनट समय है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर आपको हम ध्यान देते हैं। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, किताब में मिल जाएंगे। किस वर्ष से पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई? कौन सा दिन विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के नाम से जाना जाता है? कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के नाम से जाना जाता है? कौन सा दिन विश्व संरक्षण दिवस के नाम से जाना जाता है? मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या है? कौन सा दिन वन महोत्सव का दिन है? कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? आदि आदि एक मैंने आपको नोट के तौर पर दिया। इस तरह के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हो सकते हैं, जिसको कि आपको इस ढंग से पढ़ना है। क्लियर? अब मैं आप लोगों से चाहूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप दूर कर सकते हैं, या मैं मानकर चलूं कि संतुष्ट हो गया?
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान इतना ज्ञानवर्धक होता है कि सारे स्टूडेंट और हम सब चाहते हैं कि ये चलता रहे, पर एक व्यवस्था को हमें फॉलो करना होता है। खैर सर की आगे भी क्लासेस हैं और आप सबका अनुरोध होगा तो हम लोग सर को अनुरोध किया जा सकता है आगे भी, अगर कुछ समझ में ना आए तो एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। और सर क्योंकि इतने डिवोटेड हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अपने काम के लिए, एकेडमिक लाइफ के लिए, कि जरूर आग्रह हमारा स्वीकार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडेंट को भी और सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज की क्लास आपकी खत्म होती है, आप अपनी अपनी विभाग कल से कब चलेगा? 11:30 से जो क्लास वो अटेंड कर सकते हैं। नहीं, किसी किसी की डिपार्टमेंट में बंद होगा क्लास, बाकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में चलते हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में, तो सैटरडे को भी चारों क्लासेस चलती हैं। तो आप जिस भी विभाग के हो अपने अपने विभाग में जाइए। और कल की जो शेड्यूल है, सबके पास शेड्यूल है और टेलीग्राम चैनल पे मैंने अटैच किया हुआ है, तो आप उससे देखिए और टाइमली यहाँ जो लोग बच्चे प्रेजेंट होते हैं फिजिकली 9:15 तक आ जाया करें। अब बारी बारी से आते रहते हैं, क्लास थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या खाना ला रहे? है लड़का, खाना लगाओ ना, भूख लगा यार। ला खाना लाओ, क्लास खत्म हो गया। क्या रे प्रियांशु कुमार, क्या कर रहा है लड़का? की भए गेलै तहन खाना पीना भए गेलै? लोकल गुंडा ओ कतऽ छौ? राधे श्याम, राधे श्याम हाँ कोचिंग चलि गेलो, अभी तक क्लास खत्म नहीं हाँ? हेलो 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 हेलो, अभी तक क्लास चालू है या बंद है भाई? क्लास खत्म हो चुकी है, जिसको बाहर जाना है जा सकते हैं। ओ
खत्म हो गया।